हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। सो आज का ये जो हमारा सेशन है ये संबंधित है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। यानी कि लास्ट 7 इयर्स में सीएपीएफ एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ज्योग्राफी में, आज हम उनका एनालिसिस करके देखेंगे कि इस सब्जेक्ट का ट्रेंड क्या रहा है पिछले कुछ वर्षों में। सो हम ये देखेंगे कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। साथ ही ये भी देखेंगे कि किस टॉपिक के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और किस एरिया पर हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है, यानी कि जो स्कोरिंग एरियाज हैं वो कौन से हैं। इसी के साथ आज इस सेशन में हम कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे और साथ ही उसके पैटर्न को भी समझेंगे। सो इस वीडियो के अंत तक आपके पास ज्योग्राफी का एक क्लियर रोड मैप होगा कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ ज्यादा फोकस करना है और सीएपीएफ में जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड है वो कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एनालिसिस। सबसे पहले हम देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में किन टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस या कितनी संख्या में क्वेश्चंस आए। तो अगर हम पिछले कुछ वर्षों में देखें, मेजरली अगर हम इनको कैटेगराइज करें तो जियोमॉर्फोलॉजी एक टॉपिक है, देन क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया की सब चीजें आ जाएंगी। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी है और लास्ट में है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। और आप इस टेबल में देख सकते हैं कि किस वर्ष अप्रोक्स कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो अगर हम देखें इस टेबल को तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं इंडियन ज्योग्राफी से। इसके बाद क्लाइमेटोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, देन वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी और लास्ट में हम देखेंगे ओशियनोग्राफी के बारे में। सो आप इस टेबल से समझ जाएंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। शुरू करते हैं अब आज का फर्स्ट टॉपिक जो कि है इंडियन ज्योग्राफी। सो इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित अगर हम 2025 में देखें तो एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि संबंधित है नेशनल वाटरवेज से। सो यहाँ पर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रेफरेंस टू नेशनल वाटरवेज इन इंडिया एंड द एसोसिएटेड रिवर्स। जो राष्ट्रीय जलमार्ग और उनसे संबंधित नदियां हैं ये उन पर आधारित प्रश्न है और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे पेयर हैं जो कि करेक्टली मैच्ड हैं। ये नेशनल वाटरवेज हैं, नेशनल वाटरवे 1, 10 एंड 100 और रिवर्स जो इनसे रिलेटेड हैं वो है गंगा, अंबा और तापी। इस क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तीनों ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्टली मैच्ड हैं। तो अगर हम सेंट्रल इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी की बात करें तो इसकी स्थापना की गई 1987 में और इसका जो मुख्यालय है वो है कोलकाता में। इसी के साथ अगर हम इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका निर्माण किया गया 1986 में और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। ये जो केंद्रीय पोत परिवहन मंत्रालय है उसके अंतर्गत कार्य करता है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर हम वर्तमान स्थिति देखें तो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत अभी भारत में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक है ज्योग्राफी में, आप इनको बहुत अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो इस अधिनियम से पहले ये जो आपने अभी अधिनियम देखा राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016, इससे पहले भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय जलमार्ग थे। बाद में 106 नए जलमार्ग घोषित किए गए और आपने देखा कि वर्तमान संख्या हो गई है 111। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो संबंधित है ब्लैक टाइगर्स से। क्योंकि ये जो स्पीसीज है ये केवल भारत में पाई जाती है और काफी न्यूज में रही थी, इसलिए आपसे इसके बारे में पूछा गया है। यहाँ पर ब्लैक टाइगर्स से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज मेलेनिस्टिक टाइगर्स। एंड सेकेंड, in India, they are found only in Simlipal Tiger Reserve in Odisha.
और आपको बताना है कि ब्लैक टाइगर से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। सो यहाँ पर आपके ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ये जो ब्लैक टाइगर्स हैं इनको मेलेनिस्टिक टाइगर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें जेनेटिक म्यूटेशन के कारण जो मेलेनिन होती है उसकी मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण इनकी त्वचा पर जो धारियां हैं ब्लैक कलर की उनकी संख्या बहुत घनी हो जाती है और फिर ये काले दिखाई देते हैं। इसी वजह से इनको मेलेनिस्टिक टाइगर्स कहा जाता है। और आप ध्यान रखेंगे कि ये केवल ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। इंडिया में कोई भी स्पीसीज अगर किसी भी वजह से काफी न्यूज में रही है तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। ये आपसे ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से भी पूछा जा सकता है और इन्वायरमेंट से भी रिलेट करके। नेक्स्ट हमारा देखिए जो क्वेश्चन है वो संबंधित है सॉइल से। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ब्लैक सॉइल इज कंसिडर्ड सुटेबल फॉर ग्रोइंग रेन फेड क्रॉप्स। सेकेंड स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट अगर स्टेटमेंट हम देखें तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो ब्लैक सॉइल है उसको वर्षा आधारित फसल जो होती है उनको उगाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। देन अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट देखें, ब्लैक सॉइल कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड एडिंग क्रॉप्स टू सर्वाइव इवन इन ड्राई सीजन्स। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये नमी को बनाए रखती है। और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। ब्लैक सॉइल की बात करें तो इसका निर्माण हुआ है बेसाल्ट की चट्टानों के टूटने से। और इसमें किन तत्वों की बहुलता होती है, तो इसमें आयरन, लाइम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का रंग जो काला होता है इसकी वजह है टेटिनीफेरस मैग्नेटाइट, और साथ ही इसमें ह्यूमस की भी उपस्थिति होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी को सब उपयुक्त माना जाता है, इसीलिए इसको कई बार आप देखेंगे तो काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में किन रीजन्स में ये मिट्टी पाई जाती है, तो ये मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इसके अलावा ओडिशा का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां पर, कर्नाटका के उत्तरी क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ये पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा देखिए जो क्वेश्चन है ये संबंधित है पोर्ट से। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डीपेस्ट इनलैंड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि कौन सा भारत के पूर्वी तट पर सबसे गहरा भूमि और संरक्षित बंदरगाह है। आपके ऑप्शन हैं चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन एंड विशाखापट्टनम। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये पोर्ट है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है इसको एक भूबद्ध बंदरगाह भी कहा जाता है और ये देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। साथ ही आपने देखा कि ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है और ये डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे छिपा हुआ है। इसको डॉल्फिन नोज के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया के जो भी पोर्ट्स हैं आप ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से पोर्ट ईस्टर्न कोस्ट पर हैं, वेस्टर्न कोस्ट पर कौन कौन से पोर्ट्स हैं। इसके अलावा उनकी विशेषताएं क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर पूछा जाए कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो है मुंबई पोर्ट। इसके अलावा जैसे इन्नौर पोर्ट हुआ, कांडला पोर्ट हुआ, तो इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्यों ये न्यूज में रहते हैं, आप ये भी ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत के किस पोर्ट को अरब सागर की रानी कहा जाता है, यानी कि क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है
वो रिवर्स से संबंधित है। सो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, The Great Northern Plains are formed by the basins of three distinct river systems, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. So ये तो बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है, they are one of the most densely populated areas on earth. ये सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर आपका करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, बिटवीन द यमुना एट दिल्ली एंड द बे ऑफ बंगाल नियरली 1600 किलोमीटर अवे देयर इज अ ड्रॉप ऑफ ओनली 200 मीटर्स इन एलिवेशन। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी गई है। सो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहां पर आपके ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो उत्तरी मैदान है वो मुख्यतः इन्हीं तीन जो नदी प्रणालियां हैं इनसे बना हुआ है। और सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये जो मैदान है ये अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी, भरपूर पानी की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण ये कृषि की दृष्टि से काफी समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। इसीलिए इसको सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर सबसे सघन आबादी वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर हम दिल्ली टू बे ऑफ बंगाल देखें तो यहाँ पर जो ऊंचाई की गिरावट है वो 200 मीटर के आसपास ही है, जिसके कारण नदियां यहाँ पर बहुत धीमी गति से बहती हैं और साथ ही मियांडर्स का भी निर्माण करती हैं। इंडिया का ये जो रिवर सिस्टम है ये आप बहुत अच्छे से देख के जाएंगे, इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, ये निकलती कहाँ से हैं, उसके बाद वापस किन महासागरों में जाके गिरती हैं, ये सब चीजें आप अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो संबंधित है बरखान से, यानी कि लैंडफॉर्म्स जो हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर बरखान से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, these landforms are found in Thar desert in India. यहाँ पर ये जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। ये जो बरखांस है ये इंडिया का जो थार डिजर्ट वाला क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं। सेकेंड है, द विंडवार्ड साइड हैज कॉन्केव स्लोप विद द मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर। यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट देखें, टू एंड्स ऑफ द बरखांस आर कॉल्ड हॉर्न्स, तो थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि बरखान का वह हिस्सा जिधर से हवा आती है वो कॉन्वेक्स होता है और जो विपरीत दिशा वाला हिस्सा होता है वो होता है कॉनकेव। यहाँ पर ये स्टेटमेंट उल्टी दी गई है, इसलिए ये आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें लैंडफॉर्म से संबंधित तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं जो विंड से बनते हैं, देन ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स होते हैं, रिवर से बनते हैं, जो सी है सी वाटर से बनते हैं। तो आप ये भी चीजें देख के जाएंगे कि किस चीज से कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जैसे कि अभी आपने बरखान के बारे में देखा तो ये विंड से बनने वाला एक लैंडफॉर्म है। भारत में ये कहाँ देखा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे राजस्थान में जो थार डेजर्ट वाला एरिया है वहां पर ये देखा जाता है। इसके अलावा विंड से जो और लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो है ज्यूगन, यादम, इंसिलबर्ग, इसके अलावा लोएस, पेडी प्लेन, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए, अगेन यहाँ पर सॉइल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेटेराइट सॉइल। सो यहाँ पर जो लेटेराइट मिट्टी होती है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, लेटेराइट सॉइल इज फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हिमालय पे तो पर्वतीय मृदाएं पाई जाएंगी, ना कि लेटेराइट सॉइल। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज अ वेरी फर्टाइल सॉइल। सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लीचिंग के कारण क्या होता है, जो उसके पोषक तत्व होते हैं वो बह जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज अ रेड कलर सॉइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। सो यहाँ पर थर्ड जो आपका स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है, इट इज पुअर इन नाइट्रोजन, पोटास एंड ऑर्गेनिक मैटर। सो ये जो फोर्थ आपका स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। तो यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी गई है, इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी कि आपका थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आपने देखा कि ये जो लेटेराइट मिट्टी है ये हाई एल्टीट्यूड एरियाज ऑफ हिमालय में नहीं पाई जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है। अगर हम इसके बारे में देखें तो लेटेराइट मृदा जो है ये उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यानी कि ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पश्चिमी घाट, ओडिशा और असम के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। सो ये मृदा जो है ये वर्षा के कारण यहाँ पर लीचिंग होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो इसके पोषक तत्व हैं वो बह जाते हैं, यानी कि चूना और सिलिका जो है वो बह जाते हैं। और यहाँ पर जो चीजें रह जाती हैं वो है लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के कुछ यौगिक रह जाते हैं, जिनकी वजह से बाद में ये रेड कलर की दिखने लगती हैं। इसके अलावा आपने देखा, जैसे कि फोर्थ स्टेटमेंट में बताया गया है कि इस मृदा में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फेट और जो कैल्शियम है इनकी कमी होती है, पर इनमें अधिकता होती है लौह ऑक्साइड और पोटास की। आपने देखा कि ये जो मिट्टियां हैं ये पाई जाती हैं असम, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। ये जो लेटेराइट मिट्टियां हैं ये बहुत उपजाऊ नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो उगाने के लिए इन्हें उपयुक्त माना जाता है। तो वो चीजें हैं चाय, इलायची और काजू। इन तीन चीजों की खेती के लिए लेटेराइट मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सॉइल्स जो भी खासकर भारत में पाई जाती हैं उनके बारे में आप जरूर देख के जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए संबंधित है रामसर जो वेटलैंड साइट्स हैं भारत में उनसे। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है, गाहिरमाथा इज द हैबिटेट ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो गाहिरमाथा है वो हैबिटेट है ऑलिव रिडले टर्टल का। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे रामसर वेटलैंड साइट्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो गाहिरमाथा ऑलिव रिडले कछुआ जो होते हैं उनका हैबिटेट तो है, पर ये रामसर साइट के अंतर्गत नहीं आता है। सेकेंड स्टेटमेंट है आपका, चिल्का लेक इज द हैबिटेट ऑफ इरावदी डॉल्फिन एज इट्स फ्लैगशिप स्पीसीज। ये सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है, नल सरोवर वेटलैंड्स इज ऑल्सो द हैबिटेट ऑफ इंडियन ऑयल एज, जिसे खूर कहते हैं। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिन्हें खुर यानी कि भारतीय जंगली गधा कहते हैं, इसके लिए जो फेमस प्लेस है यानी कि इनका जो हैबिटेट है वो है कच्छ के रन वाला जो एरिया है वो इनके लिए प्रसिद्ध है, ना कि नल सरोवर वेटलैंड। तो यहाँ पर आपका थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट है आपका, मोरिरी वेटलैंड इज द हैबिटेट एंड ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द ब्लैक नेक्ड क्रेन। यहाँ पर ये जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा।
और इस तरह से यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी गई है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 और 4 यहाँ पर आपके करेक्ट हैं, जबकि फर्स्ट और थर्ड जो स्टेटमेंट्स हैं वो इनकरेक्ट हैं। सो रामसर जो साइट्स हैं इंडिया में वो काफी इंपॉर्टेंट हैं इस साल के एग्जाम के लिए भी, क्योंकि हाल ही में अगर हम सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के को देखें तो भारत में वर्तमान संख्या रामसर साइट्स की हो गई है 100। साथ ही भारत में जो सबसे बड़ा रामसर साइट है वो है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन वेटलैंड, और सबसे छोटा है हिमाचल प्रदेश की जो रेणुका झील है वो। इसी के साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना रामसर साइट कौन सा है, तो वो है ओडिशा का चिल्का झील और राजस्थान का केवलादेव घाना। आप ध्यान रखेंगे भारत में वर्तमान समय में रामसर साइट्स की संख्या हो गई है 100, और जो रिसेंटली ऐड किया गया है वो है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसे सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है, और ये स्थित है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। आप कमेंट करके बताएंगे कि हम वेटलैंड डे किस डेट को सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि वर्तमान स्थिति को देखें तो सबसे ज्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो हैं तमिलनाडु में, और इनकी संख्या है 20। सेकेंड प्लेस पर है उत्तर प्रदेश, इनकी संख्या है 12, और थर्ड प्लेस पर है पंजाब, ओडिशा और बिहार, यानी कि इन तीनों ही राज्यों में 6 रामसर साइट्स स्थित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन फुमडीज इन लोकटक लेक इन मणिपुर। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी निर्माण प्रक्रिया मणिपुर में जो लेकटक झील है उसकी फुमडीज में होती है। सो फुमडीज क्या है, ये एक तैरते हुए आइलैंड टाइप के प्लेस होते हैं। सो यहाँ पर आपसे उस प्रोसेस के बारे में पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं लेटराइजेशन, पोर्टजोलाइजेशन, ग्लाइजेशन या फिर कैल्सिफिकेशन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये प्रोसेस है ग्लाइजेशन। सो ग्लाइजेशन जो है ये पानी से जो संतृप्त यानी कि पानी भरा हुआ जो स्थल होता है वहां पर ये होते हैं। इन्हीं के कारण क्या होता है कि जो मिट्टी का रंग है वो नीला या फिर डार्क ब्राउन कलर में हो जाता है। ये जो लोकटक लेक है इसमें ये तैरते हुए फुमडीज जो है ये कार्बनिक मलबे और पौधे से बने हुए होते हैं, और ये उन्हीं स्थलों पे होते हैं जहां पर पानी की अधिकता होती है। तो किस प्रक्रिया से ये फुमडीज बनते हैं आप ध्यान रखेंगे, यह प्रक्रिया है ग्लाइजेशन। लेटराइजेशन की बात करें तो ये एक प्रक्रिया है जो कि भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में होता है, जिससे जो सिलिका है वो बह जाती है और लोहा और जो एल्यूमिनियम है वो बच जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं लेटराइजेशन। देन नेक्स्ट जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वो है पोर्टजोलाइजेशन। ये ठंडे और नम जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। और नेक्स्ट है कैल्सिफिकेशन। तो कैल्सिफिकेशन जो है ये कम वर्षा और जो शुष्क जलवायु के क्षेत्र होते हैं वहां पर ये प्रक्रिया होती है, यानी कि मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं कैल्सिफिकेशन। तो आप देख रहे हैं कि सॉइल से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फिर रिवर से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, Which of the following is tributary of the Brahmaputra river? यहाँ पर आपसे ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित पूछा जा रहा है कि कौन सी उसकी सहायक नदी नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं घग्गर, माही, कोसी या फिर मानस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
सॉरी, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये रिवर है मानस। सो ब्रह्मपुत्र की अगर हम सहायक नदियों की बात करें, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी भी गई हैं, वो रिवर्स हैं दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, धनसिरी, जियाबरेली, संकोस और तीस्ता। ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो इसको तिब्बत में सांपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। और ये तिब्बत में जो मानसरोवर झील है उससे 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चिम युंगजुंग ग्लेशियर, वहां से इसका उद्गम होता है। और साथ ही अरुणाचल प्रदेश का एक कस्बा है जिसका नाम है सादिया। तो सादिया के पश्चिम से ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र, ये भारत में प्रवेश करती है। तो आप रिवर्स के बारे में ये जरूर ध्यान रखेंगे कि उनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, उनका उद्गम कहाँ पर होता है और वापस वो कहाँ जाकर के गिरती हैं। सो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ये वापस बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो लेक से संबंधित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, अन्ना सागर लेक इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सो अन्ना सागर लेक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये भारत के किस राज्य में स्थित है। और इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर कर्नाटका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये स्थित है राजस्थान राज्य में। ये इस लेख के बारे में जिस वर्ष ये क्वेश्चन पूछा गया है उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के कुछ जजमेंट दिया था जिसकी वजह से ये लेख काफी न्यूज में रही थी। क्योंकि इस लेक के आसपास कुछ फूड कोर्ट्स थे और इसके अलावा कुछ प्ले एरिया टाइप के बना दिए गए थे जिनकी वजह से काफी अतिक्रमण हो रहा था और पॉल्यूशन भी बढ़ रहा था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था इन चीजों को हटाने का, जिसकी वजह से ये न्यूज में थी। अन्ना सागर लेक की बात करें तो ये एक कृत्रिम लेक है जिसको पृथ्वीराज चौहान के पिता अरुणोराज यानी कि अन्नाजी चौहान ने इसका निर्माण कराया था। उन्हीं के नाम पर फिर इस लेक का नाम पड़ा अन्ना सागर लेक। और ये जो लेक है ये लगभग 13 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। बाद में कुछ मुगल शासकों ने भी यहाँ पर कार्य कराया, जैसे कि जो मुगल शासक जहांगीर हैं उन्होंने इस झील के प्रांगण में एक दौलत बाग का निर्माण कराया जिसको वर्तमान समय में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। दिन शाहजहां के टाइम पीरियड में यहाँ पर संगमरमर से एक मंडप बनवाया गया जिसकी वजह से ये जो लेक है इसकी सुंदरता और बढ़ गई। सागर लेक जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अजमेर जो शहर है वहां पर ये जल मतलब एक मुख्य जल स्रोत है। इसके अलावा स्थानीय विविधता और जो प्रवासी पक्षी हैं उनके अगर हम परिप्रेक्ष्य से देखें तो भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कोई भी ऐसी लेक्स या फिर रिवर्स या फिर कोई भी ऐसी चीज जो न्यूज में है आप उसको प्लीज ध्यान रखेंगे, उससे रिलेट करके क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये गंगा रिवर से है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गंगा वाटर इज बीइंग शेयर्ड एट फरक्का विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। फरक्का में गंगा जल जो है वो निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझा किया जा रहा है। आपके ऑप्शन हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये शेयर किया जा रहा है बांग्लादेश के साथ। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में इंडिया और बांग्लादेश के मध्य जो एक हिस्टोरिक ट्रिटी थी जिसको साइन किया गया था 1996 में, वो अभी दिसंबर 2026 में एक्सपायर होगी। तो उससे पहले ही इन दोनों देशों के मध्य जो टॉक है वो फिर से शुरू हो गया है कि ये जो ट्रिटी थी इसको आगे और कैसे बढ़ाया जाएगा।
और ये ट्रिटी इसी से संबंधित थी, गंगा वाटर शेयरिंग से। तो आप ध्यान रखेंगे, इस ट्रिटी के बारे में भी आप देख लेंगे, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ये काफी न्यूज में रही थी। तो इसको कब साइन किया गया था? 1996 में। अभी दिसंबर 2026 में ये जो ट्रिटी का टाइम पीरियड है 30 इयर्स का, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट होने से पहले ही दोनों देशों के मध्य जो फॉर्मल डिस्कशंस हैं वो चालू हो गए हैं कि इसको फिर से कैसे रिन्यू करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आपसे झूम कृषि के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मोर देन 50% एरिया इज अंडर झूम कल्टीवेशन? यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 50% से अधिक जो क्षेत्र है वो झूम कृषि के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शंस हैं मणिपुर, असम, सिक्किम या फिर मिजोरम। सो झूम कृषि की बात करें तो इसको स्लैश एंड बर्न कृषि के नाम से भी जाना जाता है, और ये मुख्य रूप से भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न जो पहाड़ी राज्य हैं, वहां पर ये प्रणाली अपनाई जाती है। और इस क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन है ऑप्शन डी। सो वो राज्य जहां पर झूम कृषि के अंतर्गत 50% से अधिक एरिया है वो है मिजोरम। सो ये जो झूम कृषि है ना, इसको भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसको कुमारी कहा जाता है केरल या फिर जो पश्चिमी घाट का रीजन है वहां पर, दीपा कहा जाता है मध्य प्रदेश का जो एरिया है वहां पर। इसके अलावा इसको पोडू कहा जाता है आंध्र प्रदेश में, झूम कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट में, बेवर और दहिया कहा जाता है जो बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश का रीजन है वहां पर। तो इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया जाता है। इसी तरह अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो अलग अलग देशों में भी ये जो झूम कल्टीवेशन है इसका अलग अलग नाम है। जैसे कि वियतनाम में इसको रे कहते हैं, मेडागास्कर में तवी कहते हैं, मसूले कहते हैं जो कॉन्गो और जायरे रिवर वाला एरिया है वहां पर। इसके अलावा मिल्पा कहते हैं ग्वाटेमाला वाले रीजन में, रोका ब्राजील में कहते हैं, कोनुगु कहते हैं वेनेजुएला में। तो ये जो झूम कल्टीवेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर से संबंधित। आप इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी इसे देखेंगे और वैश्विक स्तर पर भी देखेंगे कि किस देश में इसको किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है इंडिया का जो लुक या फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उससे संबंधित। सो यहाँ पर क्वेश्चन है, एज पार्ट ऑफ द लुक और एक्ट ईस्ट पॉलिसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स इज प्रपोज्ड टू बी कनेक्टेड विद द बांग्लादेश बाया रेल रोड? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लुक या फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हिस्से के रूप में उत्तर पूर्व जो भारतीय राज्य हैं उनकी निम्नलिखित में से किस राजधानी को रेल मार्ग के माध्यम से बांग्लादेश से जोड़ने का प्रस्ताव है? आपके ऑप्शंस हैं अगरतला, कोहिमा, इम्फाल या फिर ईटानगर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये जो कनेक्टिविटी वाली पॉलिसी है इसमें ये है कि जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है उसको बांग्लादेश के अखौरा से रेल मार्ग के द्वारा जोड़ा जाएगा, और इसको अगरतला अखौरा रेल लिंक के नाम से जाना जाएगा। सो ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार रेलवे परियोजना है। इस रेल मार्ग के निर्माण से ये होगा कि जो अगरतला से कोलकाता के बीच की दूरी है वो वर्तमान दूरी है लगभग 1600 किलोमीटर, और इस रेल लिंक की वजह से ये दूरी घट करके हो जाएगी लगभग 500 किलोमीटर। सो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें तो इसकी घोषणा की गई है 2014 में, और ये लुक ईस्ट पॉलिसी का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है वो संबंधित है जो इंडिया में पासेस हैं उनसे। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग पासेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। सो यहाँ पर आपको वेस्ट से ईस्ट जो है इनका सीक्वेंस लगाना है। आपके ऑप्शंस हैं बारालाचाला, सिपकिला, जेलिपला और बोमडीला। जब आपको ये पता होगा कि ये पासेस भारत के किस राज्य में स्थित हैं और राज्यों में भी राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है, यानी कि नदर्न, सदर्न, ईस्टर्न या वेस्टर्न, तभी आप इस तरीके की क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ पर ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में लगाने की बात की जा रही है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट चले तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा बाड़ालाचाला पास। ये स्थित है हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल और स्पीति जिला है वहां पर। सबसे पश्चिम में बारालाचाला आएगा, उसके बाद आएगा सिपकिला। सिपकिला भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है और ये स्थित है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में। ये बारालाचाला के ईस्ट में स्थित है। नेक्स्ट है जेलिपला। तो जेलिपला जो है ये स्थित है सिक्किम राज्य में। और फोर्थ है बोमडिला। बोमडिला भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो सबसे ईस्टर्न हो जाएगा बोमडिला और सबसे वेस्टर्न हो जाएगा बारालाचाला। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप ये भारत में जितने भी पासेस हैं उनके बारे में भी जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि पासेस से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। भारत से संबंधित अगर हम देखें तो जो क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं रिवर से संबंधित, पासेस से संबंधित। इसके अलावा पोर्ट्स जो है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन वाला एरिया जो है वो काफी न्यूज में रहता है, तो आप उसके बारे में देखेंगे। इसके साथ ही इंडिया की कोई ऐसी स्पीसीज जो काफी न्यूज में रही है उसके बारे में देखेंगे, रामसर साइट्स देखेंगे। तो इंडिया से संबंधित ये ऐसी कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं और आप इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे एग्जाम से पहले। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्लाइमेटोलॉजी। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है द सीजनल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी दैट एनी प्लेस ऑन द अर्थ रिसीव्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा में मौसमी भिन्नता किस प्रकार से प्रभावित होती है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये प्रभावित होती है जो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव है उससे। पृथ्वी का जो अपनी धुरी है उस पर लगभग 23.5 डिग्री का झुकाव है। इसी झुकाव के कारण वर्ष के अलग अलग समय में पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में सूर्य की ओर जो झुके होते हैं वो सौर ऊर्जा अलग अलग मात्रा में प्राप्त करते हैं, जिनकी वजह से मौसमी भिन्नताएं देखी जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो घूर्णन की बात की गई है यानी कि रोटेशन की, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ कारण है दिन और रात होने का। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है ये संबंधित है आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज से। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। ये जो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है इट वाज सेट अप इन द ईयर 1988 बाय द वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि आईपीसीसी ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है और आपने देखा कि इसकी स्थापना की गई 1988 में
विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ ने मिलकर के इसकी स्थापना की है। वर्तमान स्थिति देखें तो आईपीसीसी ने 2024 में अपना जो 7th आकलन चक्र है वो रिपोर्ट जारी किया है। इस यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है वो संबंधित है इंडिया के जो की क्लाइमेट टारगेट्स हैं उनसे। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है reduction of 33% to 35% in greenhouse gas emissions intensity by 2030. Second statement है increase in fossil fuel energy capacity to 500 gigawatt और थर्ड स्टेटमेंट है achieving net zero emission by 2070। और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है लेकिन फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हम शुरुआती समय देखें यानी कि 2015 में जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन गोल्स थे उसमें भारत का लक्ष्य था 2030 तक जो उत्सर्जन तीव्रता है उसको 33 to 35% तक कम करना। लेकिन बाद में अगस्त 2022 में इसको संशोधित कर दिया गया और ये प्रतिशत बढ़ाकर कर दिया गया है 45%। वर्तमान स्थिति अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा और जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। COP26 है जिसका आयोजन किया गया था ग्लासगो में, उसमें ही भारत ने अपने पंचामृत लक्ष्यों की घोषणा की थी जिसमें ये कहा गया था कि नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो बढ़ाकर किया जाएगा 500 गीगावाट और ये कब तक किया जाएगा तो 2030 तक। और जो नेट जीरो इमिशन का टारगेट ईयर है वो है 2070। तो अभी जो आपने देखा कि COP26 में भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो पंचामृत की घोषणा की थी, इसमें एक तो है कि नॉन फॉसिल फ्यूल जो कैपेसिटी है उसको 500 गीगावाट करना है 2030 तक। इसके अलावा अपनी जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं उनका 50% रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करना है 2030 तक। थर्ड है जो कुल कार्बन उत्सर्जन है उसमें 1 बिलियन टन की कमी करना है, इसका भी टारगेट ईयर 2030 है। फोर्थ है अर्थव्यवस्था की जो कार्बन तीव्रता है यानी कि कार्बन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी उसको 45% से अधिक कम करना है। अभी आपने देखा ना कि यहाँ पर इसका टारगेट रखा गया है 33% to 35%, तो बाद में इसमें चेंज करके 45% किया गया था। और जो फिफ्थ है वो है नेट जीरो इमिशन। आपने देखा कि इसका टारगेट ईयर है 2070। भारत का इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी टारगेट है, जो भी इनिशिएटिव्स हैं, वो आप जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले जो मिशन लाइफ है यानी कि लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये काफी न्यूज में रहा है। ये क्या है तो ये पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए एक जन आंदोलन है। नेक्स्ट इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये काफी न्यूज में रहा है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है और ये भारत के नेतृत्व में शुरू की गई एक पहल है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और थर्ड है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ये भी न्यूज में रही है, तो आप इससे भी रिलेटेड चीजें देख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है संक्रांति से संबंधित। यहाँ पर क्वेश्चन है which one of the following statements about the solstice an event that occurs when the sun appears to reach most northerly or southerly is correct। आपको बताना है कि संक्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक घटना जो तब होती है जब सूर्य सबसे अधिक उत्तर या दक्षिण की ओर होता है तब प्रतीत होती है, और इससे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट। तो आप सबको पता ही होगा कि ये जो घटना होती है ये अगर हम देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये होती है 21 जून को,
और सदर्न हेमिस्फीयर में ये घटना होती है 21 दिसंबर को। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो संबंधित है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइप ऑफ विंड। सो क्योंकि विंड्स भी कई प्रकार की होती हैं, तो यहाँ पर आपको विशेषता दी गई है और इस विशेषता के आधार पर आपको चुनना है कि ये किस विंड के बारे में बात की जा रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे अकर एट अपर लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर। सेकेंड, they are subjected to two forces, a pressure gradient force and the Coriolis force. और थर्ड स्टेटमेंट है, when the forces balance, air moves at right angles to the pressure gradient parallel to the isobars. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही, सॉरी, यहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो जो भी विशेषता है ये किस हवा से संबंधित है। और यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये विशेषता है जियोस्ट्रॉफिक यानी कि भूस्थैतिक हवा के बारे में। तो ये जो भूस्थैतिक हवाएं हैं ये आमतौर पर ट्रोपोस्फेयर की जो ऊपरी सतह है उसमें चलती हैं, यानी कि जमीन से लगभग 2 से 3 किलोमीटर ऊपर। सो यहाँ पर जो सतह का घर्षण होता है वो नगण्य होता है, यानी कि फ्रिक्शन जो है वो शून्य के बराबर होता है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ये है कि जो ऊपरी वायुमंडल है उसमें घर्षण बल नहीं होता है, इसीलिए जो हवा की गति और दिशा है वो मुख्य रूप से केवल दो ही बलों पर निर्धारित होती है। सो आपने देखा कि एक तो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और दूसरी है कोरियोलिस फोर्स। थर्ड स्टेटमेंट में देखिए कहा गया है कि जब दबाव ढाल का जो बल है और कोरियोलिस बल है वो आपस में पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो जाते हैं, तो जो हवा है वो संपूर्ण पर मुड़ मुड़ करके आइसोबार्स के बिल्कुल समानांतर बहने लगती है। और इस प्रकार की ये जो विशेषता है ये विशेषता है किसकी, भूस्थैतिक हवा की। सो विंड्स के बारे में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि टाइप्स ऑफ विंड्स कौन सी हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं और वो किस रीजन में चलती हैं, उनका प्रोमिनेंट एरिया क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है जो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर है उससे संबंधित। सो यहाँ पर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह का जो तापमान है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द टेम्परेचर ऑफ अ सरफेस इज डिटरमिन्ड बाय नेट रेडिएशन। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका करेक्ट है, क्योंकि किसी भी सतह का जो तापमान है वो मुख्य रूप से जो उसका शुद्ध विकिरण संतुलन है यानी कि नेट रेडिएशन बैलेंस उस पर ही निर्भर करता है। सो यहां से ये तय होता है कि जो सतह है वो कितनी ऊर्जा प्राप्त कर रही है, यानी कि अब्सॉर्ब कर रही है। सेकेंड है, नेट रेडिएशन प्रोड्यूसेस अ रेडिएंट एनर्जी फ्लो दैट कैन हीट और कूल अ सरफेस। सो यहां पर आपका सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है, यानी कि ये जो नेट एनर्जी फ्लक्स है इसका प्रवाह जब पॉजिटिव होता है तो सतह काफी गर्म होती है और जब नेगेटिव होता है तो सतह क्या होती है, ठंडी होती है। थर्ड स्टेटमेंट है, नेट रेडिएशन बैलेंस इज यूजुअली पॉजिटिव ड्यूरिंग द डे टाइम एंड नेगेटिव ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि दिन में क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधे पृथ्वी पर आती हैं, जिससे जो शुद्ध विकिरण संतुलन है वो पॉजिटिव रहता है और इसकी वजह से जो दिन है वो काफी गर्म होता है। इसी के साथ ही अगर हम रात की बात करें तो रात में सौर विकिरण नहीं होता है, यानी कि जो पार्थिव विकिरण है केवल वही होता है, जिसकी वजह से इसको नेगेटिव प्रक्रिया मानी जाती है और नाइट जो टाइम होता है उस समय टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट है, सॉइल सरफेस लूजेस एनर्जी एज टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यूरिंग द डे टाइम। तो यहां पर आपका ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगा,
क्योंकि दिन के समय जो सूर्य की तेज रोशनी है उसके कारण मिट्टी की सतह सौर ऊर्जा का जो अवशोषण है वो करती है, जिसके कारण क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहाँ पर ये जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है, यहाँ पे एनर्जी जो है उसके लूज होने की बात की गई है, तो इस वजह से फोर्थ स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द चेंज इन सीजन्स ऑन अर्थ। यानी कि जो ऋतु परिवर्तन है, अभी आपने देखा पीछे हम क्वेश्चन करके आए हैं कि जो मौसम परिवर्तन है वो किस वजह से होता है, तो ये क्यों होता है, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्योंकि पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर झुकाव है ना 23.5 डिग्री, उसकी वजह से ये परिवर्तन होता है। आपने देखा कि हमने अभी पीछे ही बात करी, जो रोटेशन होता है यानी कि घूर्णन, उसकी वजह से दिन और रात जो होते हैं ये उसका कारण है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो संबंधित है नॉर्मल लैप्स रेट से। यानी कि जो सामान्य ह्रास दर होती है उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इससे रिलेटेड यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट ग्राउंड लेवल एंड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ही यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है, तो जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है यानी कि जो क्षोभ मंडल है ट्रोपोस्फेयर, उसमें जैसे जैसे हम सतह से ऊपर यानी कि ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में क्या होता है कि गिरावट आती है, और इसी गिरावट को हम नॉर्मल लैप्स रेट यानी कि सामान्य ह्रास दर के नाम से जानते हैं। और औसतन अगर हम देखें तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। और हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जाती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो संबंधित है जेट स्ट्रीम्स से। सो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना है और बताना है कि इसमें कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, जेट स्ट्रीम्स आर हाई एल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड विंड्स तो है पर ये ईस्टर्ली नहीं है, इनको वेस्टर्ली विंड्स कहा जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, अल नीनो इज अ वार्म ओशन करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड स्टेटमेंट है, अल नीनो अपीयर्स अलोंग द पेरू कोस्ट। सो ये भी करेक्ट है। तो आपसे यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी गई है और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सो जेट धाराओं की बात करें यानी कि जेट स्ट्रीम्स की, तो ये मुख्य रूप से उच्च ऊंचाई वाली जो वेस्टर्ली विंड्स हैं वो होती हैं और ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, क्योंकि ये जो अल नीनो है ये प्रशांत महासागर की एक जटिल जो जलवायु प्रणाली है वो है। इसके तहत जो भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र है उसमें सतही जल असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, और ये जो अल नीनो है इसको एक उष्ण समुद्री जलधारा भी कहा जाता है यानी कि हॉट ओशन करेंट। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो अल नीनो है ये घटना मुख्य रूप से जो दक्षिण अमेरिका का पेरुवियन कोस्ट है वहां पर ये घटना होती है। और अल नीनो का जो ये इफेक्ट है इसका ये होता है कि भारत के हिसाब से अगर हम देखें तो अल नीनो की वजह से भारत में जो वर्षा है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि मॉनसून जो है वो काफी वीक हो जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में न्यूज में अल नीनो इफेक्ट्स बहुत रहे हैं, तो आप उसको भी देख लीजिए। इसके अलावा जो हमारा
थर्ड टॉपिक है वो है जियोमॉर्फोलॉजी। सो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो संबंधित है सॉल्ट वेदरिंग से, यानी कि नमक अपक्षय। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है salt in rocks expand due to thermal action, hydration and crystallization. Second statement है salts like calcium, sodium, magnesium and barium have a tendency to expand. और थर्ड है salt weathering is a typical example of chemical weathering. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। सो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड तो करेक्ट है पर थर्ड इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट वेदरिंग जो है ये केमिकल जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका एग्जाम्पल नहीं है। सो सॉल्ट वेदरिंग जो है इसको फिजिकल या फिर मैकेनिकल वेदरिंग कहा जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि चट्टानों के छिद्रों या दरारों में मौजूद जो सॉल्ट होते हैं वो तापमान बढ़ने, पानी सोखने और जो ठोस क्रिस्टल होते हैं, सो तापमान बढ़ने और पानी सोखने से क्या होता है कि ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो चट्टान है उस पर काफी दबाव पड़ता है और ये फैल जाती हैं। सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, क्योंकि कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और वीरियम जो है इन जैसे जो लवण होते हैं ये तापीय और रासायनिक गुणों के कारण फैलते हैं। और आपने देखा कि थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, क्योंकि ये जो सॉल्ट वेदरिंग है इसको फिजिकल या फिर मैकेनिकल वेदरिंग कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई रासायनिक बदलाव नहीं होता है। जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें ही भौतिक खिंचाव और दबाव के कारण जो चट्टानें हैं वो यांत्रिक रूप से टूट जाती हैं। तो रॉक्स से संबंधित चीजें भी जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप देखते जाएंगे। रॉक्स जो है कितने टाइप्स के होते हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, किन रीजन्स में पाए जाते हैं, ये सब जो है रॉक से रिलेटेड सब टॉपिक्स ये आप देख के जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए फिर रॉक से संबंधित एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मेथड बाय विच potholes are created in bedrocks by the flowing stream. So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विधि है जिसके कारण बहती धारा द्वारा चट्टानों में गड्ढे बनाए जाते हैं। सो ये जो विधि है ये है अब्रेशन, यानी कि अब्रेशन हम कहते हैं अपघर्षण को। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो देखिए अगेन रॉक साइकिल से संबंधित है। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज आर पार्ट ऑफ द रॉक साइकिल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रॉक चक्र का हिस्सा है। आपके ऑप्शंस हैं लिथिफिकेशन, मेटामॉर्फिज्म एंड सॉलिडिफिकेशन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो जो रॉक साइकिल है उसका ये तीनों ही प्रोसेस हैं, यानी कि उसका पार्ट है। सो अगर हम लिथिफिकेशन की बात करें तो ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो सेडिमेंट्स होते हैं वो अधिक दबाव और सीमेंटेशन के कारण आपस में जुड़ करके सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण करते हैं। तो ये भी जो रॉक साइकिल है उसका एक हिस्सा है। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिज्म, यानी कि कायांतरण। सो जब पहले से मौजूद जो चट्टानें हैं वो अत्यधिक ताप और दाब के संपर्क में आती हैं तो उनके खनिजों और बनावट में रासायनिक बदलाव होता है, जिसके कारण इनको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है और इस प्रक्रिया को मेटामॉर्फिज्म कहा जाता है। थर्ड है सॉलिडिफिकेशन। सो जब पृथ्वी के भीतर का जो गर्म मैग्मा है वो सतह पर आता है और ठंडा होकर जम जाता है और फिर वो एक ठोस ठोस रूप ले लेता है, तो उसको हम इग्नियस रॉक्स के नाम से जानते हैं।
सो ये जो सॉलिडिफिकेशन है ये भी एक प्रोसेस है रॉक साइकिल का। तो आप ध्यान रखेंगे कि रॉक साइकिल्स के ये तीनों ही प्रोसेस हैं और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ड्रमलिन इज करेक्ट। सो ड्रमलिन क्या है, ये भी एक तरीके का लैंड फॉर्म है। अभी इंडिया से संबंधित हमने बरखान के बारे में पढ़ा था, वो भी एक तरीके का लैंड फॉर्म था, पर क्योंकि वो इंडिया से रिलेट करके स्पेसिफिकली पूछा गया था तो उसको हमने इंडियन ज्योग्राफी में कवर किया है। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ड्रमलिन से संबंधित यहाँ पर कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ स्ट्रीमलाइंड हिल मोल्डेड इन ग्लेशियर ड्रिफ्ट ऑन द टिल प्लेन्स। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ड्रमलिन जो है वो कोई सिटी, कोई रिवर या फिर कोई नैरो रोड नहीं है। तो ड्रमलिन जो है ये मुख्य रूप से जो ग्लेशियल डिपोजिशंस हैं उनके कारण फॉर्म होते हैं। और इनका जो निर्माण है वो हिमनदों के बहाव की दिशा में मलबे के जो रूप होते हैं उनके इकट्ठा होने के कारण होते हैं। सो ये जो ड्रमलिन्स होते हैं जब ये एक साथ दिखाई देते हैं तो उस लैंडफॉर्म को जनरली एक नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी जो है वो किस लैंडफॉर्म से संबंधित है, तो वो संबंधित है ड्रमलिन से। और ड्रमलिन जो है ये एक ग्लेशियल डिपोजिशन फॉर्मेशन है। तो आप इस तरीके की चीजें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है which one of the following statements with reference to nebular hypothesis for the origin of solar system is correct। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सौर मंडल की उत्पत्ति के लिए जो नेबुलर परिकल्पना है उससे संबंधित यहाँ पर कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। ये जो नेबुलर परिकल्पना है यानी कि नेबुलर हाइपोथेसिस ये है लाप्लास की, और इससे रिलेटेड जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि द मटेरियल इन द रिंग्स गेट कंडेंस्ड एंड फॉर्म द प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट्स अराउंड द सन। सो नेबुलर हाइपोथेसिस के अनुसार जब घूमती हुई जो नेबुला है वो ठंडी और संकुचित होने लगी तो उसके मध्य भाग में जो गैस और धूल के छल्ले थे वो अलग हो गए, और समय के साथ इन छल्लों में मौजूद जो सभी पदार्थ हैं वो गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी के कारण आपस में कंडेंस होने लगे। और फिर जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के बाद ये एक ठोस पिंड में बदल गए जिनको आज हम प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं, और बाद में ये सन के अराउंड घूमने लगे। तो प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं आप वो भी ध्यान दें, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट्स जो हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन चेन्स एग्जिस्ट beneath द सी। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पृथ्वी के जो सबसे विशाल और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो धरातल पर नहीं समुद्र के नीचे हैं ऐसा माना जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है सम माउंटेन चेन्स आर रिवील्ड एज आइलैंड आर्क्स। ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो महासागरीय प्लेटें हैं उनके टकराने के कारण जो बनने वाले कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कई बार समुद्र की सतह से ऊपर उठ करके एक द्वीप श्रृंखला का निर्माण करती हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है जापान, और जो अल्यूतन द्वीप है वो इसके उदाहरण है।
थर्ड स्टेटमेंट है द मिड ओशनिक रिजेस फॉर्म द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन्स। तो यहाँ पर आपका थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि जो मिड ओशनिक रिज है ये प्रणाली पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बनाती है, जिसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 65,000 किलोमीटर से भी अधिक मानी जाती है। फोर्थ स्टेटमेंट है आपका द मिड ओशनिक रिज राइजेस 33 meters above the floor of the Atlantic। सो ये आपका फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। जो मिड अटलांटिक रिज है वो अटलांटिक महासागर के तल में केवल 33 मीटर ही नहीं बल्कि 2000 से 3000 ऊपर ऊपर उठती है, और कहीं कहीं पर तो ये इतना ऊपर आ जाती है कि ये आइलैंड्स का भी निर्माण करती है, जिसका एग्जाम्पल है आइसलैंड। सो यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी गई है और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका वो करेक्ट है, लेकिन फोर्थ इनकरेक्ट है। सो माउंटेन से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप ध्यान रखेंगे, चाहे वो लैंड माउंटेन्स हो या फिर ओशन माउंटेन्स, और उनका फॉर्मेशन कैसे होता है या कौन से माउंटेन्स कहाँ पर स्थित हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रॉक स्ट्रक्चर्स। यानी कि जो रॉक स्ट्रक्चर्स हैं उनसे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है conglomerates आर क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स। सो ये जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं उनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है, क्योंकि ये पहले से मौजूद जो चट्टान है उनके बड़े या फिर जो टूटे टुकड़े होते हैं उनके आपस में जुड़ने और सेडिमेंशन से यानी कि लिथिफिकेशन से बनते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है स्लेट इज अ नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। तो यहाँ पर ये सेकंड जो स्टेटमेंट है आपका ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्लेट की बात करें तो ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। थर्ड स्टेटमेंट है ग्रेनाइट इज अ प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। सो थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि ग्रेनाइट जो है वो एक प्लूटोनिक अग्नेय चट्टान है। ये पृथ्वी की सतह के बहुत नीचे मैग्मा के अत्यंत धीरे धीरे ठंडा होने से बनती है। इसके साथ ही जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो है बेसाल्ट इज एन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, क्योंकि जब गर्म लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो वायुमंडल के संपर्क में आकर के वो ठंडा होता है और फिर बहुत ठोस बन जाता है, जिससे बेसाल्ट का निर्माण होता है। तो बेसाल्ट जो है वो एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। सो यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, सॉरी, सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है जबकि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। सो सेकंड स्टेटमेंट में ये कहा गया है ना कि स्लेट जो है वो सेडिमेंट्री रॉक नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। स्लेट को हम सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है solifluction is a geomorphic process involving a special type of soil flow that is noticed in। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि solifluction जो कि एक भू आकृतिक प्रक्रिया है, यह विशेष प्रकार की मृदा प्रवाह में शामिल होता है, तो इसको कहाँ पर या किन क्षेत्रों में देखा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं डिजर्ट रीजन्स, कास्ट रीजन्स, पर्माफ्रॉस्ट रीजन्स या फिर सवाना रीजन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसको किन क्षेत्रों में देखा जाता है, वो क्षेत्र है पर्माफ्रॉस्ट रीजन। सो सॉलिफ्लिक्शन की बात करें
तो ये पर्माफ्रॉस्ट जो क्षेत्र होते हैं वहां पर होने वाली एक मास्ट वेस्टिंग है, यानी कि मृदा प्रवाह की एक धीमी प्रक्रिया है। गर्मियों के मौसम में जब ठंडे क्षेत्रों में जमीन की सबसे जो ऊपरी परत होती है बर्फ की वो पिघलती है, तो इससे ठीक नीचे जो जमीन होती है पानी के रिसाव के कारण ना अपना स्थान परिवर्तित करती है। इससे ये होता है कि पानी नीचे ना जा पाने के कारण जो मिट्टी है ना वो एक जगह पानी से मिलकर के सैचुरेट हो जाती है और एक कीचड़ जैसी स्थिति बन जाती है। और फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो स्थिति है, यानी कि ये जो रीजन बन जाता है मिट्टी का, ये धीमी धीमी गति से ढलान जिधर होती है उधर खिसकने लगता है। तो ये जो मृदा का प्रवाह होता है इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं सॉलिड फ्रिक्शन। तो ये जो प्रक्रिया है ये कहाँ देखने को मिलती है, तो ये मिलती है पर्माफ्रॉस्ट रीजन्स में, यानी कि जहां पर ग्लेशियर्स होते हैं वहां पर। इस हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ अ वोल्केनो फॉलोइंग अ वोल्केनिक इरप्शन ऑफ। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो ज्वालामुखी है उसके शीर्ष पर स्थित जो गर्त या खड्डा बन जाता है उसको क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं चैम्बर, बेंट, सिंडर या फिर क्रेटर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, तो उसको कहा जाता है क्रेटर। जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो लावा और जो गैसें होती हैं वो अत्यधिक दाब के कारण बाहर निकलती हैं, और विस्फोट होने के बाद जो ज्वालामुखी शंकु है उसके शीर्ष पर एक फनल टाइप के आकार का जो गड्ढा या गर्त है वो बन जाता है, और इस गड्ढे या गर्त को ही हम क्रेटर के नाम से भी जानते हैं। और इसी में जब बारिश का पानी जमा हो जाता है तो इसको क्रेटर लेक के नाम से जाना जाता है। और इसका एग्जाम्पल है भारत के महाराष्ट्र में जो लोनार लेक है वो एक क्रेटर लेक का एग्जाम्पल है। इसी तरह अगर हम चैम्बर की बात करें तो ये पृथ्वी की सतह से बहुत नीचे वो विशाल कक्ष होता है जहां पर पिघली हुई जो मैग्मा है वो एकत्र होती है, तो उस एरिया को हम चैम्बर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वेंट। ये एक सक्रिय नली या पाइप जैसी निर्माण प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जो मैग्मा है वो नीचे चैम्बर से निकल करके ऊपर सतह पर पहुंचता है। तो उस जो नली टाइप का वो बना रहता है उसको वेंट कहा जाता है। थर्ड यहाँ पर जो दिया गया है वो है सिंडर। सिंडर जो है ये ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाले छोटे ठोस और छिद्रयुक्त जो चट्टानी टुकड़े होते हैं उनको हम कहते हैं सिंडर। वोल्केनो से रिलेटेड जो उसकी फिजिकल चीजें हैं वो भी आप ध्यान रखेंगे, उसकी थ्योरीज, वो कहाँ पर सिचुएटेड हैं। अगर रिसेंटली न्यूज में कहीं पर इरप्शन हुआ है वोल्केनो जो कि काफी न्यूज में रहा है तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी स्कीम अगर न्यूज में है, किसी पर्टिकुलर रीजन में उसको चलाया जा रहा है, उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट है, या फिर कुछ भी ऐसे जो नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वेटलैंड्स हैं वो काफी न्यूज में हैं, या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड सरकार कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लॉन्च कर रही है, तो उन चीजों को भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड द इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट जिसका नाम है शहीद आजम सरदार भगत सिंह हरियावल लहर। ये आपसे करंट अफेयर के हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं कि पूछा गया होगा, और क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो हम इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में भी देखेंगे कि इसको किस रीजन में लॉन्च किया गया और क्या इसके पीछे उद्देश्य रहा है, यानी कि इस इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट से क्या बेनिफिट होगा। इसको लॉन्च किया था पंजाब राज्य ने। पंजाब
जो सरकार है उसने राज्य में जो ग्रीन कवर है उसको बढ़ाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये एक व्यापक इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। और आपने देखा कि ये महान स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह हैं, उनके विचारों और उनकी याद को समर्पित करते हुए इस अभियान का जो नाम है उनके नाम पर रखा गया है। और इस अभियान के तहत ये था कि जो पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें से प्रत्येक में लगभग 50,000 जो पौधे हैं यानी कि सैपलिंग्स हैं उनको लगाने का विशाल लक्ष्य रखा गया था। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित। सो यहाँ पर क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। आपके ऑप्शंस हैं सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर फ्लोरिनेटेड गैस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो सल्फर डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा जाता है। ये एक तरीके का जो एयर पॉल्यूटेंट है उस रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से जो कोयले का दहन है और जो उद्योग हैं वहां से इनको निकलता हुआ माना जाता है। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये एसिड रेन के लिए भी जिम्मेदार होती है। सो इसको ग्रीन हाउस गैस नहीं, इसको एक पॉल्यूटेंट के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जो फ्लोरिनेटेड गैसेस होती हैं यानी कि जैसे HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन या फिर सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स, इनको फ्लोरिनेटेड गैसेस के नाम से जानते हैं और इनको ग्रीन हाउस गैस में शामिल किया जाता है। सो ग्रीन हाउस गैसेस वायुमंडल में मौजूद उन गैसों को कहा जाता है जो पृथ्वी से बाहर जाने वाली जो तापीय अवरक्त किरणें हैं यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशंस उनको अवशोषित करती हैं और वापस पृथ्वी की ओर उनको परावर्तित कर देती हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है कि जो टेम्परेचर आजकल आप देख रहे हैं इतना बढ़ रहा है, उसका कारण यही है। सो ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो इनमें वाटर वेपर्स आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और जो ये फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं ये इनमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो संबंधित है भारत में जो फॉनल रिसोर्सेस हैं उनसे, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है high degree of endemism has been noticed in the biodiversity hotspots of India। सो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि भारत में जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है जैसे कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इसके अलावा जो इंडो म्यांमार क्षेत्र है तो वहां पर हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म पाया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है ऑफ द टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया the Sundarban has the largest number of species and Nokrik has the smallest number of species। सो ये जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये तो ठीक है कि भारत में जो भी टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनमें जो सुंदरबन है वहां पर प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है। सॉरी, अगर हम भारत की बात जैसे कर रहे हैं तो भारत के सभी जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनमें जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और मन्नार की खाड़ी है उसमें प्रजातियों की विविधता और जो संख्या है वो सबसे अधिक देखी जाती है, ना कि सुंदरबन में। और साथ ही अगर हम नौकरेक की बात करें तो वहां पर सबसे कम संख्या नहीं देखी जाती है। नौकरेक में भी जो जैव विविधता है वो इस मामले में काफी समृद्ध है। तो यहां पर आपका सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। सो अगर हम भारत में देखें तो वर्तमान समय में भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिन्हें सरकार के द्वारा बड़े प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए अधिसूचित किया गया है। और इन 18 में से 12 जो है वो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर
कार्यक्रम के तहत वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में उनको अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी गई है। आप ये जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इनके बारे में भी ध्यान रखेंगे कि कौन से बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाउंड्री लेयर ऑफ द फॉरेस्ट एट विच द एनर्जी एक्सचेंज अकर्स एंड सम इंसुलेशन इज रिटर्न्ड डायरेक्टली इन द स्पेस इज। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जंगल की सीमा पर जिस पर ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और कुछ सूर्यतप जो है वो सीधे अंतरिक्ष में लौट जाते हैं, तो वो कौन सी लेयर है। आपके ऑप्शंस हैं फॉरेस्ट फ्लोर, फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट कैनोपी या फिर फॉरेस्ट लिटर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसको कहा जाता है फॉरेस्ट कैनोपी। किसी भी जंगल की जो सबसे ऊपरी परत होती है, जो परिपक्व पेड़ों के शीर्ष होती है, उससे मिलकर के ये बनता है फॉरेस्ट कैनोपी। और ये वायुमंडल और जंगल के बीच स्थित एक मुख्य इंटरफेस या बाउंड्री लेयर का काम करता है। और जो सूर्य है ना, उसके द्वारा जो आने वाला कुल प्रकाश होता है, उसका एक बड़ा हिस्सा इसी परत के द्वारा अवशोषित किया जाता है। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉरेस्ट कैनोपी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल्स। कोरल्स के ग्रोथ के लिए कौन से कारक आवश्यक हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है फ्रेश वाटर, सेकेंड क्लियर सैलो सॉल्ट वाटर, थर्ड plenty of sunlight for photosynthesis, and fourth warm water between 23 degrees Celsius and 25 degrees Celsius। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कोरल्स की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर फर्स्ट जो है फ्रेश वाटर, ये नहीं चाहिए होता, बाकी तीन चाहिए होते हैं। जो कोरल्स होते हैं ना, वो एक समुद्री जीव है, तो वो फ्रेश वाटर में जीवित नहीं रह सकते। सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि प्रवालों के विकास के लिए जो उथला या फिर खारा पानी होता है वो अत्यंत आवश्यक होता है। और पानी में जो औसत लवणता होती है वो लगभग 27 से 30 पार्ट्स पर 1000 होनी चाहिए। इसीलिए जो पानी का साफ होना वो इसीलिए जरूरी है, ताकि जो सूर्य की किरणें हैं वो गहराई तक आसानी से पहुंच सके। और यहाँ पर जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है कि प्रवाल जो है वो मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के जीव हैं। तो इनके विकास के लिए जो आदर्श तापमान स्थिति है वो है 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो पानी का तापमान है वो इसी के बीच रहना चाहिए। ये जो प्रवास होते हैं ये बहुत ठंडे या फिर बहुत गर्म पानी में जीवित नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित। यहाँ पर क्वेश्चन है, द सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी आर सिचुएटेड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स। यहाँ पर आपको बताना है कि जो हिरोशिमा और नागासाकी शहर है वो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं क्यूशू एंड सिकोकू, सेकेंड क्यूशू एंड होन्सू, थर्ड होन्सू एंड क्यूशू या फिर होन्सू एंड सिकोकू। आपको बताना है कि जापान के ये जो दो शहर हैं हिरोशिमा एंड नागासाकी, ये किस द्वीप पर स्थित हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। जो हिरोशिमा शहर है वो होन्सू द्वीप पर स्थित है और नागासाकी क्यूशू द्वीप पर स्थित है। हिरोशिमा की बात करें तो ये जापान के सबसे बड़े और सबसे अधिक आबादी वाले द्वीप होन्सू द्वीप के जो दक्षिणी
हिस्सा है उसमें स्थित है। और इसी द्वीप पर जो जापान की राजधानी टोक्यो है वो भी स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे हिरोशिमा और जो टोक्यो है ये दोनों भी होन्शु द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट, ये जो नागासाकी है ये एक प्रमुख बंदरगाह शहर है और ये जापान के जो 4 मुख्य द्वीप हैं उनमें जो तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है क्यूशु, उस द्वीप पर ये स्थित है। और क्यूशु जो है वो जापान का सबसे दक्षिणी मुख्य द्वीप है। सो कई बार ये जो 4 मुख्य द्वीप हैं जापान के, इनका सीक्वेंस भी आपसे पूछा जाता है नॉर्थ टू साउथ। तो अगर हम नॉर्थ टू साउथ देखें तो ये जो आइलैंड्स हैं इनका सीक्वेंस है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु। तो आप इन आइलैंड्स के बारे में भी देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि क्या इनकी विशेषताएं रही हैं, क्योंकि अभी पिछले कुछ टाइम में इंडिया और जापान के मध्य बहुत ज्यादा वार्तालाप हुई है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड अग्रीमेंट्स हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं कुवैत, ओमान, लीबिया या फिर यमन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो लीबिया जो है वो अरब प्रायद्वीप का भाग नहीं। लीबिया जो है ये भौगोलिक रूप से देखें तो ये नॉर्थ अफ्रीका में स्थित एक देश है और ये अपनी सीमा साझा करता है भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी से। तो अगर हम अरेबियन पेनिनसुला की बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और वो कंट्रीज जो अरब प्रायद्वीप प्रायद्वीप से अपना बॉर्डर शेयर करती हैं तो ऐसे 7 देश हैं और ये कंट्रीज हैं, यानी कि अरब प्रायद्वीप जिन देशों को कहा जाता है उनकी संख्या है 7। और ये कंट्रीज हैं सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन। और ये जो प्रायद्वीप है इसका सबसे बड़ा जो देश है वो है सऊदी अरब, जो कि इसके लगभग 80% भूभाग को कवर करता है। और ये जो अरेबियन पेनिनसुला वाला रीजन है ये क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस भंडारों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर स्थित जो कंट्रीज हैं जैसे कि यूएई, सऊदी अरब और कुवैत, ये काफी चर्चा में रहते हैं क्रूड ऑयल्स को लेकर के। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है देखिए ये संबंधित है टेम्परेट ग्रासलैंड से और रीजन से। सो यहाँ पर एक तरफ ग्रासलैंड्स के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके रीजन्स दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है, यानी कि अगर आप इनको मैच करेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो यहाँ पर अगर हम प्रेयरीज की बात करें तो प्रेयरीज कहाँ पर पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं यूएसए में, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में। सो फर्स्ट जो है वो हो जाएगा प्रेयरी का हो जाएगा थर्ड। देन सेकंड है स्टेपीज। स्टेपीज कहाँ पाई जाती है तो ये पाई जाती है यूरेशिया में, यानी कि 3 के बाद होगा 1। देन है पंपास। पंपास पाया जाता है अर्जेंटीना और उरुग्वे वाले क्षेत्र में, यानी कि साउथ अमेरिका में। और जो नेक्स्ट है वो है वेल्ड। वेल्ड पाया जाता है साउथ अफ्रीका में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि 3142। सो ये जो भी ग्रासलैंड्स हैं इनके बारे में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं और कौन से टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, इसके साथ ही इनके रीजन्स कौन कौन से हैं। सो अगर हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की बात करें तो इसमें सवाना, लानूस और कैंपोस आते हैं। लानूस वेनेजुएला और कोलंबिया वाले रीजन में पाया जाता है। इसके साथ ही कैंपोस की बात करें तो ये ब्राजील का जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है। और सवाना पाया जाता है ईस्टर्न अफ्रीका में।
इसके अलावा आपने यहाँ पर जो देखा प्रेयरी, स्टेपी, पंपास, वेल्ट, पुस्ताच, कैंटरबरी, डाउन्स, ये सब टेम्परेट ग्रासलैंड्स में आते हैं। तो आप इन सब के रीजंस और ये किस टाइप की ग्रासलैंड्स हैं ये जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्तोक डज नॉट रन अक्रॉस। यानी कि जो सेंट पीटर्सबर्ग है वहां से व्लादिवोस्तोक तक जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है वो इनमें से किसको पार नहीं करती है। आपके ऑप्शंस हैं अल्ताई रेंज, कॉकेसस माउंटेन्स, यूरल माउंटेन्स या फिर ओब एंड येनेसी रिवर्स। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, काकेसस माउंटेन्स को ये पार नहीं करता है, क्योंकि ये जो काकेसस माउंटेन्स है ये पर्वत श्रृंखला ब्लैक सी और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है, जो कि रूस के सुदूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है इसका मार्ग रूस के मध्य और उत्तर पूर्वी जो भाग है वहां से होकर के जो पूर्व दिशा है उस दिशा से होकर के गुजरती है, तो इसके रास्ते में कॉकेसस माउंटेन्स नहीं आते हैं। बाकी ये जो यूरल पर्वत है, अल्टाई रेंज है, इसके अलावा ओब और येनिसी नदी है, इन सब से होकर के गुजरता है ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Mariupol city frequently mentioned in the news in the context of Russia-Ukraine conflict is situated on the coast of। आपको बताना है कि मारियापोल शहर जिसका अक्सर रूस और यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में समाचारों में उल्लेख किया गया है ये किसके तट पर स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं अरल सी, बाल्टिक सी, कैस्पियन सी या फिर सी ऑफ अजोर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये स्थित है सी ऑफ अजोर के कोस्ट पर और ये एक पोर्ट है यूक्रेन का। सो ऐसी कोई भी सिटी, कोई रिवर या जैसे अभी मिडिल ईस्ट में इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा तो कुछ भी ऐसे शहर जो काफी न्यूज में रहे हैं उनकी स्थिति आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहां पर देखिए क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और फिर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है the time at 180 degree latitude is exactly 12 hours from the 0 degree longitude irrespective of whether one travels westward or eastward from the prime meridian। सो यहाँ पर आपका ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है अ पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड ऑन ट्यूसडे विल काउंट द डे एज वेंसडे वंस द इंटरनेशनल डेट लाइन इज क्रॉस्ड। सो यहाँ पर ये जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि अगर हम ईस्टवर्ड जाते हैं तो हम एक दिन आगे नहीं जाएंगे। अगर ये ट्यूसडे को शुरू कर रहा है तो ये मंडे काउंट करेगा ना कि वेंसडे, यानी कि हमें एक दिन पीछे जाना पड़ता है। सो यहाँ पर आपका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा और फर्स्ट करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following countries does not share boundary with Ukraine। सो क्योंकि यूक्रेन पिछले कुछ वर्षों से काफी न्यूज में रहा है तो देखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिससे यूक्रेन अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो लिथुआनिया से यूक्रेन का बॉर्डर नहीं लगता है। लिथुआनिया जो है वो एक बाल्टिक कंट्री है जो यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं करती है। लिथुआनिया का जो बॉर्डर है वो लगता है लातविया, बेलारूस, पोलैंड और रूस से।
नेक्स्ट अगर हम यूक्रेन की बात करें तो इसके जो पड़ोसी देश हैं यानी कि जो स्थलीय सीमा है वो कुल 7 देशों से लगती है। और ये देश हैं रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा। आप कमेंट करके बताएंगे कि यूक्रेन की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक तरफ फोल्ड माउंटेन्स के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ कंट्री या फिर कॉन्टिनेंट के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये जो माउंटेन्स हैं ये कहाँ पर यानी कि किस देश या फिर किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर है यूरोल। यूरोल कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है रूस में। सेकेंड है अपलेशियन। अपलेशियन कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में। थर्ड है ड्रैकन्सबर्ग। सो ड्रैकन्सबर्ग जो है ये पाया जाता है साउथ अफ्रीका में। और एंडीज, तो एंडीज जो श्रृंखला है जो कि सबसे लंबी है ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है। तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 3, 4, 2, 1। सो माउंटेन्स से संबंधित आप ये चीजें ध्यान रखेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या है और ये कहां पर पाए जाते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेडिटेरेनियन कंट्री। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमध्य सागरीय देश नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ट्यूनीशिया, लीबिया, नॉर्थ सूडान या फिर इजिप्ट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो जो नॉर्थ सूडान है उसकी सीमा मेडिटेरेनियन सी से नहीं लगती, इसीलिए इसको मेडिटेरेनियन कंट्री नहीं कहा जाता है। नॉर्थ सी जो है उसका जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो लगता है रेड सी से। और ये कहाँ स्थित है, तो ये जो इजिप्ट है उसके साउथ में स्थित है। अगर हम अफ्रीका में जो मेडिटेरेनियन सी से जुड़े हुए देश हैं उनकी बात करें तो इनकी संख्या है 5। और इनका जो शॉर्ट ट्रिक है वो है मेटल यानी कि METAL। और ये कंट्रीज हैं मोरक्को, इजिप्ट, ट्यूनेशिया, अल्जीरिया एंड लीबिया। सो अफ्रीका से 5 ऐसे ये कंट्रीज हैं जिनको मेटल के नाम से हम याद कर सकते हैं। ये अपना बॉर्डर शेयर करते हैं मेडिटेरेनियन सी से। इसी के साथ अगर एशिया की बात करें तो एशिया की भी 5 ऐसी कंट्रीज हैं जो अपना बॉर्डर शेयर करती हैं मेडिटेरेनियन सी से। तो ये कंट्रीज हैं सीरिया, इजराइल, लेबनान, साइप्रस और टर्की। तो इनको आप सिलसी के नाम से याद कर सकते हैं, SILCY। तो आपने देखा कि अफ्रीका से 5 कंट्रीज हो गई और 5 कंट्रीज हो गई एशिया से। अब अगर हम बात करें यूरोप से तो यूरोप की 12 कंट्रीज जो हैं वो अपना बॉर्डर शेयर करती हैं मेडिटेरेनियन सी से। सो ये जो कंट्रीज हैं ये हैं बोस्निया एंड हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, स्पेन, क्रोएशिया, मोनाको, मॉन्टेनेग्रो, इसके अलावा माल्टा, इटली, ग्रीस, फ्रांस और टर्की। तो आप इन कंट्रीज के बारे में भी ध्यान रखेंगे। कई बार आपसे पूछा जाता है कि कैस्पियन सागर की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं, ब्लैक सागर की कौन सी हैं, सी ऑफ अजोब की कौन सी हैं। तो इस तरीके के जो भी ये क्वेश्चंस हैं ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, देखिए यहाँ पर आपसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नेम्स दिए गए हैं और एक तरफ कंट्रीज के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये जो नाम है वो किस देश में प्रचलित है। सो नॉर्थ ईस्ट में जिनको हम झूम कल्टीवेशन कहते हैं उन्हीं को यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से अलग अलग उनके नाम दिए गए हैं और एक तरफ देश के नाम दिए गए हैं। तो एग्रीकल्चर में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है मिल्पा। मैंने आपको बताया था कि मिल्पा कहाँ पर कहा जाता है, तो मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको में। नेक्स्ट है लद्दाख।
तो मिल्पा कहाँ कहा जाता है? तो मिल्पा कहा जाता है मलेशिया। इसके अलावा नेक्स्ट जो है लदांग, लदांग कहाँ जाता है? सॉरी सॉरी, यहाँ पर गलती हो गई। सो मिल्पा अभी हमने देखा कि मिल्पा कहा जाता है मैक्सिको में, लदांग जो है ये मलेशिया में कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम रोका की बात करें तो रोका कहाँ जाता है? रोका कहा जाता है ब्राजील में, और मसोली कहा जाता है जायरे में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 4, 3, 2, 1। इसी तरह और भी कंट्रीज हैं जिनमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो आप ये भी कवर करके जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ओशनोग्राफी, यानी कि ओ सॉरी ओशंस से संबंधित जो भी थ्योरीज हैं या जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो संबंधित है नीब टाइड से, यानी कि नीब ज्वार। सो उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है नॉर्मली देयर इज अ 7 day इंटरवल बिटवीन टू नीब टाइड्स। और यहाँ पर ये जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है ये पूरी तरीके से इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो दो क्रमिक लघु ज्वार यानी कि नीप टाइड होते हैं उनके बीच जो अंतराल होता है वो होता है लगभग 14 to 15 डेज का, ना कि 7 days का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड है एट दिस टाइम द सन एंड द मून आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये बिल्कुल करेक्ट है कि सन और जो मून है वो समकोण पर होते हैं। थर्ड है द मून्स अट्रैक्शन इज डिमिनिस्ड बाय द काउंटर एक्टिंग फोर्स ऑफ द सन्स ग्रेविटेशनल पुल। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सेकेंड और थर्ड। तो आप ध्यान रखेंगे जो दो नीप टाइड होते हैं उनके बीच जो इंटरवल होता है वो होता है 14 to 15 डेज का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर जो ओसेनिक ट्रेंचेस होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। सो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन ट्रेंचेस आर नॉट लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर में इनमें से कौन से ऐसे ट्रेंच हैं जो कि स्थित नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं बोनीन ट्रेंच, किमैन ट्रेंच, कर्माडिक ट्रेंच या फिर साउथ सैंडविच ट्रेंच। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर जो सेकंड और फोर्थ है वो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। इसके अलावा जो बोनीन ट्रेंच और कर्माडिक ट्रेंच है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। केमेन ट्रेंच की बात करें तो ये स्थित है अटलांटिक ओशन में, और जो साउथ सैंडविच है ये भी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सो ये जितने भी ट्रेंचेस हैं चाहे वो पैसिफिक ओशन के ट्रेंचेस हों, अटलांटिक ओशन के हों या फिर इंडियन ओशन के हों, इनमें कौन कौन से ट्रेंचेस पाए जाते हैं ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर हम अटलांटिक ओशन की बात करें तो वहां पर प्यूर्टो रिको ट्रेंच, साउथ सैंडविच ट्रेंच और इसके अलावा केमेन ट्रेंच पाए जाते हैं। इंडियन ओशन में जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं सुंडा या जिसे हम जावा ट्रेंच कहते हैं। इसके अलावा डायमेंटीना ट्रेंच जो है वो भी हिंद महासागर में स्थित है। सबसे ज्यादा जो ट्रेंचेस की संख्या है वो पैसिफिक ओशन में पाई जाती है, जैसे कि मारियाना, टोंगा, कुरिल, फिलीपीन, कर्माडेक, इजुबोनिन, पेरुल, पेरू चिली ट्रेंच। सो ये जो ट्रेंचेस हैं ये प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो संबंधित है ऑस्ट्रेलिया के साउथ कोस्ट से। So with reference to the south coast of Australia, which of the following statements is are correct? ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी तट है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है और बताना है कि यहाँ पर कौन से ऐसे कथन हैं जो कि सही हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज सिचुएटेड अलोंग द इंडियन कोस्ट, यानी कि ये हिंद महासागर के किनारे स्थित है। तो ये
जो स्टेटमेंट है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है इट एक्सपीरियंसेस रेन ड्यूरिंग इट्स विंटर मंथ्स ऑफ दिसंबर एंड जनवरी। सो यहाँ पर ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है आपका ये इनकरेक्ट हो जाएगा, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकेंड इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में स्थित है और इसीलिए यहाँ पर दिसंबर और जनवरी के महीने में सर्दियां नहीं बल्कि गर्मियां होती हैं। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया के सदर्न कोस्ट की बात करें तो यहाँ पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पाई जाती है। सो जहां पर जो वर्षा है वो मुख्य रूप से सर्दियों में होती है, यानी कि जो जून से अगस्त तक का रीजन है उस समय यहाँ पर वर्षा होती है। और जो गर्मियों का टाइम है यानी कि दिसंबर से जनवरी, उस समय यहाँ पर जो मौसम है वो शुष्क रहता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो संबंधित है ओशन करंट्स और उनकी लोकेशन से। तो यहाँ पर एक तरफ ओशन करंट्स के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ लोकेशंस, आपको इनको करेक्टली मैच करना है। सो अगर हम क्यूरोसियो की बात करें तो ये जो करंट है ये कहाँ बहती है, तो ये बहती है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है अगुलहास। अगुलहास जो है ये कहाँ बहती है, तो ये बहती है इंडियन ओशन में। देन ईस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है ये बहती है अंटार्कटिक ओशन में। और जो एंटिलिस करंट है ये बहती है अटलांटिक ओशन में। सो इस तरीके से ये जो भी ओशनिक करंट्स हैं आप ध्यान रखेंगे कि उनकी लोकेशन क्या है और उनकी विशेषता क्या है, कि कौन सी करंट्स हैं जो कि वार्म करंट्स हैं और कौन सी करंट्स कूल करंट्स के नाम से या कोल्ड करंट के नाम से जानी जाती हैं, या ये उनकी विशेषता है। सो करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको उनकी विशेषता, उनका रीजन दे दिया जाए और आपको पहचानना हो कि ये किस ओशन करंट की बात हो रही है। तो आप इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं इनको जरूर से देख के जाएंगे, ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है which one of the following is the busiest sea route and links to industrially developed regions of the world? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है और दुनिया के दो औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्रों को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये जो रूट है वो है नॉर्दर्न अटलांटिक सी रूट। सो यहाँ पर ये जो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है ये विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक जलमार्ग माना जाता है। इसे व्यापार की सघनता के कारण ही इसको विग ट्रंक रूट के नाम से भी जाना जाता है। और ये दुनिया के दो सबसे बड़े और आर्थिक रूप से विकसित क्षेत्र यानी कि अमेरिका और जो उत्तर पश्चिमी यूरोप है उसको आपस में जोड़ता है। और ये दुनिया का लगभग एक चौथाई यानी कि 25% जो विदेशी व्यापार है अकेले इसी समुद्री मार्ग से होकर के गुजरता है। तो व्यापार के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो नॉर्दर्न अटलांटिक सी रूट है ये काफी बिजी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन चेन्स एग्जिस्ट विनिथ द सी। सो ये जो क्वेश्चन है ये हमने अभी पीछे भी कर रखा है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, लेकिन फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो मैंने आपको पीछे अभी बताया कि वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो मिड अटलांटिक रिज है वहां पर जो मिड अटलांटिक रिज है उनका जो राइज है वो सिर्फ 33 मीटर नहीं है, वो 2000 से 3000 मीटर तक ऊपर उठता है। और इसी का एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था आइसलैंड।
सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पर संबंधित है स्प्रिंग टाइड से, यानी कि बसंत ज्वार। सो यहाँ पर क्वेश्चन है कि इससे संबंधित कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हाई टाइड इज हायर देन एवरेज हाई टाइड एंड लो टाइड इन हायर देन एवरेज लो टाइड। सो ये इनकरेक्ट है। सेकंड है हाई टाइड इज लोअर देन एवरेज हाई टाइड एंड लो टाइड इज हायर देन एवरेज लो टाइड, ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड है हाई टाइड इज हायर देन एवरेज हाई टाइड एंड लो टाइड इज लोअर देन एवरेज लो टाइड, तो ये ही यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो अगर हम वसंत ज्वर की बात करें यानी कि स्प्रिंग स्प्रिंग टाइड की, तो ये तब आता है जब सूर्य, चंद्रमा और जो पृथ्वी है यानी कि सन, अर्थ और मून, ये तीनों ही एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं और इस स्थिति को कहा जाता है सिजली। और ये स्थिति कब बनती है? तो ये बनती है जो न्यू मून और फुल मून के दिन होते हैं उस दिन ये स्थिति बनती है। सो टाइड से रिलेटेड भी जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कैसे आती है, इसके पीछे क्या चीजें वर्क करती हैं, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है द गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म स्ट्रीम। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज अ वार्म ओशन करंट, ये भी करेक्ट है। थर्ड है द लेब्राडोर करंट इज अ कोल्ड करंट। सो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है द कैलिफोर्निया करंट इज अ वार्म ओशन करंट। ये जो आपका डी यहाँ पर ऑप्शन है ये आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट आपका है ऑप्शन डी, क्योंकि ये जो कैलिफोर्निया धारा है ये उत्तरी प्रशांत महासागर में बहने वाली एक कोल्ड ओशन करंट है और ये उत्तरी अमेरिका जो है उसके पश्चिमी तट पर बहती है। इसके साथ ही गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में बहने वाली एक वार्म ओशन करंट है। सेकेंड है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, तो ये भी एक वार्म ओशन करंट है जो कि बहती है जो पश्चिमी यूरोप के तट हैं वहां पर। लेब्राडोर की बारे में बात करें तो ये आर्कटिक महासागर से जो नीचे की ओर है वहां पर ये बहती है और ये एक कोल्ड ओशन करंट है। तो जो ओशन करंट्स हैं इनके बारे में भी आप जरूर पढ़ के जाएंगे कि ये किस महासागर से संबंधित हैं, किस रीजन में आती हैं और क्या इनका नेचर है, ये वार्म है या फिर कोल्ड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। सो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिनके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है द जेट स्ट्रीम्स आर हाई एल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड्स। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको अभी ही बताया था कि जो जेट स्ट्रीम्स है वो हाई एल्टीट्यूड की तो है पर वो ईस्टर्ली विंड्स नहीं है, वो वेस्टर्ली विंड्स हैं। तो यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछा गया है तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अल नीनो जो है वो प्रशांत महासागर में बहने वाली एक गर्म समुद्री जलधारा है और थर्ड स्टेटमेंट है कि ये अपीयर होती है पेरू के कोस्ट पर, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का ये जो ज्योग्राफी का एनालिसिस रहा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो हमको सबसे ज्यादा जहां पर फोकस करना है वो टॉपिक्स हैं रिवर्स, सॉइल्स, इसके साथ ही पोर्ट्स, पासेज जो हैं, या फिर जो एग्रीकल्चर है उनका जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उनका नाम अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, जो रिवर्स हैं उनकी क्या फॉर्मेशन है, कहाँ से उत्पन्न होती हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस आप जरूर देखते जाएंगे। इसके साथ ही जैसे अगर हम जियोमोर्फोलॉजी की बात करें तो वेदरिंग,
वल्केनोज, रॉक फॉर्मेशन, लैंड फॉर्म्स, मास मूवमेंट, ये टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस हर साल लगभग पूछे गए हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी में हम ये देखेंगे कि जो विंड है, विंड इंसुलेशन है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, जेट स्ट्रीम्स हैं, या फिर अर्थ का जो मूवमेंट्स है वो किस प्रकार से चीजों को प्रभावित करता है। ओशिनोग्राफी में हम ओशन करंट्स, ट्रेंचेस, सी रूट्स या फिर टाइड्स के बारे में देखेंगे कि इनका निर्माण कैसे होता है, या ये जो ओशन करंट्स या फिर ट्रेंचेस हैं ये कहाँ पर स्थित हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो कंट्रीज, उनकी सिटीज अगर कोई न्यूज में है, इसके अलावा ग्रासलैंड्स, या फिर जैसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में आपसे पूछा गया तो कुछ ऐसे मेजर ट्रांसपोर्टेशन रूट्स अगर वो न्यूज में है तो वो भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही अगर आप इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की बात करें तो क्योंकि अभी वेटलैंड्स काफी न्यूज में रहे हैं तो आप प्लीज वेटलैंड्स को बहुत अच्छे से देख के जाएंगे। नेक्स्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो देख के जाएंगे। क्लाइमेट चेंज से संबंधित भारत के जो भी इनिशिएटिव्स हैं या फिर टारगेट्स हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप जरूर देख के जाएं, क्योंकि इन टॉपिक से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं और अगर आप इन टॉपिक्स को देख के जाएंगे तो आप जरूर ही बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे परीक्षा में। सो आज के इस सेशन में इतना ही। आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये सेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।